तो अब मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले, फिर उसके बाद मतलब यहाँ से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। Yes. So hi everyone, welcome to Practice Mock again. We today have another one more success story with us, and his name is Alok Verma. And बहुत अच्छा लग रहा है आज आलोक से जुड़ के, क्योंकि आलोक ने अभी रिसेंटली IBPS क्लर्क एग्जाम क्रैक किया है और RRB OA भी उनका उसमें भी सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन। तो हाय आलोक, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। Hi sir, thank you very much. हाँ, तो आलोक पहला थोड़ा अपने बारे में बताओ, कहाँ रहते हो, क्या बैकग्राउंड है, कैसे बैंकिंग एग्जाम्स की तरफ आए और हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट, और फिर क्या जर्नी रही, कैसी रही? सर मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और यूपी की कैपिटल है जो कि आपको पता होगा। हाँ। और सर मैंने स्टार्ट किया था 2019 के लास्ट में, बट 2019 के लास्ट में उतना सीरियस नहीं था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने 2020 से सीरियसली पढ़ना स्टार्ट किया और मेरे प्री निकलना स्टार्ट हो गया 2020 से ही, बट मेंस में मैं रह जाता था। फिर नेक्स्ट ईयर जब 2021 आया तो मैंने डिसाइड किया कि इस साल मैं क्रैक करके ही रहूंगा, सिलेक्शन लेके ही रहूंगा। और इस साल सर मेरा RRB क्लर्क और IBPS क्लर्क PNB में सिलेक्शन हो गया। वेरी नाइस आलोक। तो आलोक, जैसे अभी ये 2 एग्जाम्स आपके निकल गए हैं, तो आप अभी ज्वाइनिंग लेने वाले हो या फिर ये सर अभी होगी, लास्ट अप्रैल में RRB क्लर्क की ज्वाइनिंग होने वाली है। ऑलराइट। तो अभी मेल नहीं आया है बट एक्सपेक्टेड है लास्ट अप्रैल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आलोक, मुझे ये बताओ कि अब थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में और हम एक्सप्लोर करेंगे कि जैसे आपने बोला कि जब आपने प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करी आप सीरियस नहीं थे, फिर नेक्स्ट ईयर से yes, आपने एक गोल बनाया कि आपको मुझे करना है, ठीक है? तो yes. उस सीरियसनेस का रीजन क्या था? मतलब वो सीरियसनेस इसलिए आ रही थी करियर को लेके, दिमाग में चीजें आने लगी, या फिर घर वालों का प्रेशर था, क्या हुआ? मतलब व्हाट वाज योर कॉलिंग की, मतलब कि जिसने आपको पुश किया कि नहीं अब मुझे सीरियसली करना नहीं सर, बेसिकली मेरा बैंकिंग में आने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग में। है? दरअसल मैंने BSc किया है मैथ से, उसके बाद मैं MSc करना चाहता था, देन PhD करना चाहता था। बट और मैंने LU लखनऊ यूनिवर्सिटी का MSc का एंट्रेंस एग्जाम दिया था जिसमें मेरी 3rd रैंक आई थी। बट जिस दिन मेरी काउंसलिंग थे, घर में ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मैं काउंसलिंग नहीं करा पाया और कुछ मंथ्स मेरे मतलब बहुत ही डिप्रेस्ड में रहा। मतलब वैसा शॉक ऐसा लगा कि मतलब ऐसा इंसिडेंट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब कुछ करना था तो मैंने ऐसे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली, फिर बैंकिंग प्रिपरेशन करने लगा ऐसे ही। बट मैंने सोचा नेक्स्ट ईयर फिर से MSc करूंगा। बट 2020 में क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, सब प्रोसेस डिले होते चले गए, यूनिवर्सिटीज क्लोज हो गई, एडमिशन नहीं हुआ। बट उस दौरान क्या हुआ, मेरा बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट बढ़ने लगा क्योंकि मैं पढ़ाई करता था और फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, इसमें भी करियर में बना सकता हूँ। उसके बाद मैं सीरियस हो गया कि मैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर सकता हूँ, अपना करियर बना सकता हूँ। बेसिकली ये रीजन था जिसकी वजह से मैं सीरियस हुआ। ऑलराइट। तो जैसा आपने बताया BSc आपने मैथ्स में किया, तो ऑब्वियसली मैथ्स आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा होगा और कहीं ना कहीं रीजनिंग में भी उसको आपको हेल्प मिली होगी मैथ्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। तो अब एस्पायरेंट ना 2 तरीके के जनरली हम देखने को मिलते हैं। एक होते हैं जिनको इंग्लिश से बहुत डर लगता है, एक होते हैं जिनको स्पेसिफिकली मैथ्स से बहुत डर लगता है, ठीक है? क्योंकि आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है, तो जो स्पेसिफिकली बच्चे मैथ्स से डरते हैं उनको आप क्या रिकमेंडेशन दो? क्योंकि आप चीजों को अच्छे से समझते हो मैथ्स में, तो आप उनको क्या बोलोगे कि कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो डर होता है इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है क्वांट में स्पेशली? सर सबसे पहले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फिर उसके बाद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करिए, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। मॉक लगाइए, सेक्शनल मॉक दीजिए, उसके बाद आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथ से डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि मतलब डरना चाहिए मैथ से। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप सही से समझे उस चीज को, और फिर बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। बिल्कुल। अब जैसे ठीक है, ये तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बट हम क्या होता है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे 9th पढ़ी, 10th पढ़ी, 11th पढ़ी, 12th पढ़ी, तो हम चीजें गलत भी सीख जाते हैं। मतलब हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हम गलत सीख लेते हैं या फिर कभी सीखे ही नहीं होते, तो इसलिए स्पेसिफिकली इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है उस वजह से। तो जो बच्चा इस फेज में है तो वो पीछे जाके अब क्या कर सकता है? वो कॉन्सेप्ट्स अपने कैसे
वापस रिवाइज करे या उन्हें रेक्टिफाई करे? सबसे पहले तो अगर वो बैंकिंग सेक्टर में आ रहा है तो बैंकिंग सेक्टर का सिलेबस देखे कि उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे क्वांट में, फिर उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आप पूरा ओवरऑल तो वो नहीं सही कर सकता, बट बैंकिंग में कुछ चैप्टर्स हैं जो आते हैं, जितने भी आते हैं उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अगर नहीं मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हुई है तो उसको सही से रेक्टिफाई करे, करेक्शन करे, ये कर सकता है कैंडिडेट। बिल्कुल। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज ये बताओ कि जैसे पहले जी। प्रीलिम्स निकलने लगे, फिर मेंस नहीं निकल यस रहे, सर। तो उसमें सबसे यस सर। बड़ा रीजन आपने क्या आइडेंटिफाई किया यार, मेंस में क्या इशू आ रहा है मेरे साथ? मेंस में मेरे ख्याल से मैं मेंस लेवल की उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। मतलब पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं प्री निकाल लूं, फिर हम्म। मेंस का देखा जाएगा। स्टार्टिंग मेरा प्री पे फोकस था, बट हम्म। बाद में मैंने रियलाइज किया कि अगर जल्दी सिलेक्शन चाहिए तो प्री प्लस मेंस दोनों पे फोकस करना चाहिए, तो उस कैंडिडेट का जल्दी सिलेक्शन होता है। और फिर बाद में मैंने मेंस के बहुत ढेर सारे मॉक लगाए, प्रैक्टिस की क्वेश्चंस की, तब मेरा मेंस में भी क्वालिफाई होने लगा और मॉक में भी अच्छे मार्क्स आए। श्योर श्योर। तो ऑब्वियसली मतलब मैं काफ़ी बार सबसे ही कहता हूँ कि जो बच्चे एक कैंडिडेट अगर आप हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, इनफैक्ट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स पे ही अपना 100% एफर्ट डाल के शायद आपका प्रीलिम्स निकल जाए, बट मेंस में बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको, क्योंकि ये दोनों सब का। फाइनल सिलेक्शन अगर चाहिए तो आपको दोनों ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे साथ तो साथ। ये प्रूवन सी चीज़ है। अब अ, आप मुझे ये बताओ कि जब प्रीलिम से मेंस में जाने लगे और बहुत सारे एग्जाम्स आपने दे लिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 9-10 बार तो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो गए या फिर दिया होगा आपने एग्जाम। यस सर। यस सर। तो आपकी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी कैसे कैसे डेवलप हुई? क्योंकि बहुत मतलब पहली बार आप एग्जाम देते हो तो ऑब्वियसली आपका माइंडसेट अलग होता है अटेम्प्ट्स को लेके। सेकंड जी टाइम जी। जाते हो, थर्ड टाइम जाते हो, फोर्थ टाइम जाते हो, ये एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। तो अटेम्प्ट जी जी। स्ट्रैटेजी में आपने क्या किया कि मतलब उसको कैसे रेक्टिफाई किया? अटेम्प्ट के लिए सबसे पहले तो मॉक देने बहुत जरूरी है। अगर आपने अच्छे अमाउंट में मॉक्स लगाए हुए हैं तो आपको एग्जामिनेशन में इतना दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद उसका एनालिसिस तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप देखें कि ये क्वेश्चंस मुझे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए था, ये हम्म। इजी था, इसमें टाइम कम लग रहा था। हम्म। तो फिर ऐसी चीजें जब आप एनालाइज करते हैं फिर एग्जामिनेशन हॉल में, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है कि हम्म। आप बहुत ज्यादा मॉक लगाए हो। हम्म। मतलब सफिशिएंट अमाउंट में मॉक लगाए हुए हैं एग्जाम से पहले, तो एग्जाम में आपको डर नहीं लगेगा, हम्म। आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, एग्जामिनर ना कई बार आपकी ईगो हर्ट करने की कोशिश करता है, आपको उससे बचना होता है। जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस दिए यस जाते सर। हैं कई बार जो आपका टाइम लेंगे। पर अगर बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप स्मार्टली, मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने, बट अगर 80% ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप पहले निपटा के अपना एक जगह से क्लियर हो सकते हो, जहाँ पे आप अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, तो व्हाई नॉट अपने मार्क्स सिक्योर करो, फिर उस क्वेश्चन पे जाओ। तो अल्टीमेटली वो जो जजमेंट भी आती है वो जितने आप मॉक्स लगाओगे और उनको एनालाइज करोगे, सिर्फ मॉक्स लगाने से नहीं, आप मॉक्स के बाद जो भी आपको एनालिटिक्स में आपका डेटा आता है कि आपने मॉक्स का क्या स्कोर आया है, परसेंटाइल क्या आई है, क्वेश्चंस में क्या गड़बड़ हुई, तो जब तक आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं करोगे तो मेंस में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जी सर। अभी आलोक, मुझे ये चीज़ बताओ कि अभी घर वालों का मूड कैसा है, आपका मूड कैसा है, जब से मतलब ये आपको खुशखबरी सर मिली? सबसे पहले तो 1 जनवरी को मेरा आरआरबी का रिजल्ट आया था। हम्म। और सर वो मोमेंट मुझे आज भी याद है। मतलब जब भी मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ तो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता हूँ, क्योंकि उस दिन मतलब मेरे आंखों से आंसू थे, मम्मी की आंखों से आंसू थे, मतलब फैमिली मेंबर्स ऑल वर क्राइड, ओके। सभी रोए थे। मतलब खुशी के वो आंसू थे, और मतलब वो फीलिंग्स ही अलग थे। मतलब हार्ट बीट तो मेरी ऐसा लग रहा था कि हार्ट मेरा बाहर निकल आएगा, बहुत ही तेज हार्ट बीट थी वो। मतलब स्पेशल फीलिंग थी। हम्म। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क पीएनबी में हुआ, तब भी बहुत फैमिली मेंबर्स सभी बहुत खुश हुए। बिल्कुल। मतलब एक होता है ना कि मतलब घर वाले खुश हो जाते हैं, मम्मी पापा बताते हैं कि हमारा बेटा या बिटिया जो है अब नई जर्नी स्टार्ट करने जा रही है, हम्म। सिलेक्शन हो गया है, बड़े प्राउड फील बताते हैं आस पड़ोस में, रिलेटिव्स को, तो वो देख के बहुत सुकून मिलता है। बिल्कुल। मतलब कि हमारे पेरेंट्स खुश हों तो इससे अच्छी बात तो और कोई हो ही नहीं सकती है। हम्म। और मैं तो अभी भी बोलूंगा, आप रुकना मत, मतलब ऑब्वियसली आप ज्वाइनिंग लो, यस सर। नई लाइफ शुरू करो, बट मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी और एसबीआई पी, आईबीपीएस पी भी क्रैक करो, क्योंकि डेफिनेटली डेफिनेटली। बिल्कुल देता रहना अगर आपको लगता है, मतलब ऑब्वियसली आपका कॉल है, बट मेरे हिसाब से ग्रोथ होती रहनी चाहिए एक एस्पायरेंट की।
डिस्पाइट yes, sir, yes. क्लियरिंग द एग्जाम्स, क्योंकि इसमें एंड नहीं है कुछ भी। और Yes, sir. तो एक क्वेश्चन मैं ये सबसे पूछता हूँ और मैं हमेशा ही पूछता हूँ, और क्योंकि मुझे लगता है कि इसका क्वेश्चन का जो आंसर है, जो जो लोग स्पेशली इस टाइम पर स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर नई एग्जाम्स इनके क्रैक हो रहे हैं, उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आपको स्पेसिफिकली क्या लगता है, और ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी है क्वेश्चन, हो सकता है सबका आंसर इसका सेम ना हो, बट व्हाट डिफर्स वन एस्पायरेंट फ्रॉम द अदर, जिसकी सिलेक्शन हो जाती है और जिसकी नहीं हो रही है, तो दोनों में क्या uh, आपको डिफरेंस लगता है? I think smart work more important, हम्म बिकॉज आप क्वेश्चंस का सिलेक्शन कैसे करते हैं, हम्म और ये स्मार्ट वर्क मेंस लेवल में तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ टाइम्स तो आपके पास बहुत होता है, हम्म बट आप क्वेश्चंस कौन सा चूज करते हैं, करेक्ट क्वेश्चन चूज करिए, उसके आंसर सही हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सही चूज करेंगे तो उसके आंसर सही निकलने की भी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आई थिंक ये रीजन है, और भी थोड़ा बहुत लक आई थिंक मैटर करता होगा, बट आई डोंट नो, बट हम्म मेरे ख्याल से स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट। हम्म। बाकी प्रैक्टिस तो आई थिंक सभी करते हैं, सेम लेवल की करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं। हाँ, मतलब ये एक नोन फैक्ट है। देखो, सिलेबस सबके लिए सेम है, सिलेबस सबको पता है, हर कोई 100% सिलेबस का सब भी। मतलब वही टीचर से पढ़ रहे हैं, वही मॉक लगा रहे हैं, वो सब कुछ वो कर रहे हैं, बट मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा स्मार्ट वर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जब मॉक लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर उसमें आपको रियलाइज होता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन आपको चूज करना चाहिए था, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो मॉक से रियलाइज होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल आई थिंक स्मार्ट वर्क। बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे प्रैक्टिस मॉक के मॉक्स यूज किए, तो कैसा लगा आपको? मतलब प्रैक्टिस मॉक का जो भी ओवरऑल प्रोडक्ट है आपको, मतलब ओवरऑल आपको, आप रेटिंग दोगे तो कितना दोगे, मतलब प्रैक्टिस मॉक को? 10 out of 10, ओके। बिकॉज मुझे प्रैक्टिस मॉक बेस्ट लगता है। इससे हम्म। पहले मैंने एक और परचेज किया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा। बट मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगा। हम्म वो उतना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जब मैंने अगली बार प्रैक्टिस मॉक परचेज किया, उसके बाद मैं कहीं और गया ही नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस मॉक ही लगाया। इवन दो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया कि प्रैक्टिस मॉक इज बेस्ट, उसको लगाओ। मुझे इसका इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगता है, एनालिसिस, क्वेश्चंस भी कभी कभी होता है ना आउट ऑफ द बॉक्स दे देते हैं, तो हम्म वो भी सही रहता है, मतलब थोड़ा सा माइंड को फ्लिप करने के लिए, कि आप मतलब एक ही रूटीन में नहीं जा रहे हो, या माइंड मतलब सेट नहीं है, माइंड मेकअप वैसा नहीं, थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। हम्म और मैंने देखा है कि प्रैक्टिस मॉक के जो लेवल होता है, एग्जाम का लेवल इससे लो ही रहता है, हम्म। एक लेवल लो ही मिलेगा। मुझे तो ये तो बहुत अच्छे से हाँ, तो रियलाइज ये मैं इसलिए मैं मतलब हमारी जो कंटेंट टीम है स्पेसिफिकली, जो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस डिजाइन करती है, तो सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। तो अ, तो हमेशा से ना, मतलब मैंने अभी रिसेंटली भी कल एक इंटरव्यू लिया था, तो उनका भी यही सेम फीडबैक था, क्योंकि एग्जाम आपको कुछ नहीं पता, आईबीपीएस कल को क्या कर दे, एसबीआई का क्या, एक हम ऐसा सोचते हैं कि है। यस। पैटर्न सेम ही रहेगा, सब कुछ रहेगा, हाँ पैटर्न सेम रहेगा, बट कुछ हल्का सा कुछ चेंज आ गया जो आप, जिसके लिए आप रेडी नहीं हो, तो उसके लिए जितना आप रेडी हो सकते हो वो तभी हो सकते हो, कि आपको थोड़ा से सरप्राइज एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो आप मॉक्स में कर पाते हो, प्रैक्टिस मॉक के मॉक्स में। और जी जी। वही चीज़ है कि आपको मतलब आप मॉक आप किसी का भी लगाओ, बस मैं यही कहता हूँ कि मॉक कोई भी ऐसा कभी मत लगाना जहाँ जहाँ आपको हर रोज अच्छी फीलिंग आ रही है, जहाँ पे आपको हर रोज लग रहा है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपको हर रोज अच्छी परसेंटाइल आ रही है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है, आपको उसको यस। रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता। तो ये है एक चीज। अब आलोक, अभी जब ज्वाइनिंग आएगी, तो अभी दिमाग में क्या क्या चल रहा है, मतलब क्या लाइफ को लेके कैसे चीजें प्लान कर रहे हो, और क्या चल रहा प्रेजेंट टाइम में तो प्रेजेंट टाइम में तो ये लग रहा है कि थोड़ी मेरी इंडिपेंडेंसी कम हो जाएगी। है? मेरे घर वाले भी कह रहे हैं कि अब तुम्हें आजादी छिन जाएगी, कि अब टाइमली जॉब करनी पड़ेगी, सब कुछ वैसे करना पड़ेगा, और उसका भी थोड़ा रियलाइज हो, बट एक तरफ खुश भी है कि मतलब सेटल हो रहे हैं, थोड़ा मतलब फाइनेंशियली फ्रीडम मिल रहा है थोड़ा सा। नहीं नहीं, और हमें घर में, और मैं डिपेंडेंसी कुछ अपनी नहीं जाने फैमिली में पर। सबसे छोटा हूँ, अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ, और मेरे फैमिली में सभी की गवर्नमेंट जॉब ओके। है, तो अब मेरी भी लग गई है, तो मैं भी उस लिस्ट में हो गया हूँ, तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है, मतलब सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जाइए, और गवर्नमेंट जॉब जब लग जाती है तो उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक यहाँ पे हम सम अप कर सकते हैं, हमने ऑलमोस्ट। आप और कुछ बताना चाहते हो अपनी तरफ से, कुछ आप ऐड करना चाहते हो? मैं बस एक मैसेज देना चाहूंगा एस्पिरेंट्स को कि एस्पिरेंट्स को अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए बस। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, मैंने भी बहुत से प्री दिए हैं, मेंस दिए, नहीं क्वालिफाई हुए हैं, बट कभी भी मतलब डिसअपॉइंटिंग तो होता ही है जब नहीं होता है, बट अपने ऊपर बिलीव नहीं खोना है। अपने ऊपर बिलीव रखना है कि मैं क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप डेफिनेटली करेंगे। मेरा ये फाइनल मैसेज है। और उसके बाद प्रैक्टिस एंड वो सब तो है ही, मतलब बिलीव भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है ये आप खुद नहीं इमेजिन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक बहुत अच्छे से आलोक ने चीज को समअप किया है कि अल्टीमेटली आपको बिलीव तो रखना पड़ेगा, फेलियर तो आएगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। नो, एक्चुअली होता क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट वालों से अपना आप कंपेयर करते हैं, बट फर्स्ट अटेम्प्ट की ना, बैंक स्पेसिफिकली बैंकिंग में जो फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका निकला होता है वो ऑलरेडी ना यूपीएससी या किसी और बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप ना उसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी ग्रिल होके आए हैं किसी प्रोसेस के थ्रू, उन्होंने भी बहुत साल मेहनत करी होगी, इसलिए वो बैंकिंग का जो बस एक टैग लग जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट का, वो एक्चुअल में फर्स्ट अटेम्प्ट होता नहीं है, उनका भी वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ अटेम्प्ट होता है। तो ये एक थोड़ा सा परसेप्शन है लोगों में कि फर्स्ट अटेम्प्ट का जो होता है, बट ऐसा है नहीं। ये मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। तो आई थिंक हमने बहुत अच्छे समअप कर लिया है। तो थैंक यू सो मच आलोक, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस टुडे। आपकी स्टोरी से बहुत लोगों को हेल्प मिलने वाली है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग फ्यूचर from the entire family of Practice Monk. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। Okay.